Good afternoon, students. In last lecture, I have discussed and completed the topic of thermal stress. Okay, so all the numericals and derivations related to thermal stress that I have completed. Now we will move for the next lecture in the strength of material, and that is uh, the Poisson ratio. Okay, so what is the Poisson ratio that we will understand first, and then we will move. Because of that, this is the very important property in the strength of material, like in fluid, the viscosity and density in the fluid mechanics. Okay, तो जिस तरह से viscosity, density, these and kinematic viscosity, these are the important property. The same way the Poisson ratio is very important. It is important in strength of material. So what is the Poisson ratio? So before going to the definition, it is necessary to understand why we are studying the Poisson ratio. So suppose if we are taking the two-dimensional body and we apply the load in axial direction P. Now when we applied the load, what happened? The the length of the bar will increasing. So suppose this is the L length, initial length is L, and when we apply the load after certain time, the length is L1. So the length L1 is greater than L if the load is applied the tensile. Tensile, if we apply the tensile load, then length will increase. Now when the length is increasing, the other dimension reduces. So suppose this is the width of this component before applying the load. Now when the length is increasing, the width is reducing. So suppose this is the width B1. So B1 is less than B1. It is definitely, this is true. So if the bar is elongated, other dimension is reducing. If it is a 3 dimension, then the 2 dimension will reduces. Okay. So it means it is necessary to understand how much a decreasement occur when apply load in other direction. हमने अगर x डायरेक्शन में लोड अप्लाई किया, ओके, दिस इज द x एक्सिस, तो y और z डायरेक्शन में कितना चेंज आया डायमेंशन में, ये स्टडी हमें करना जरूरी है. एंड दिस रेशियो इज कांस्टेंट. तो चेंज इन विड्थ, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बात करूं कि b माइनस b1 चेंज इन विड्थ डिवाइड बाय चेंज इन लेंथ L1 माइनस L, डेल्टा b डिवाइड बाय डेल्टा L, दिस इज कांस्टेंट. ये कांस्टेंट रहेगा और ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा. जितना रेशियो है वो हमेशा उतना ही होगा, चाहे कोई भी लोड अप्लाई करे. तो वही हमें पॉइजन रेशियो की डेफिनेशन देता है. तो पॉइजन रेशियो है क्या? कि द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन. ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं. तो जैसे अभी इस केस में हमने देखा था, इसमें लेटरल स्ट्रेन कितनी हो गई? लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू लेटरल डायमेंशन में कितना चेंज आया? इनिशियल डायमेंशन माइनस फाइनल डिवाइड बाय इनिशियल विड्थ. तो माइनस डेल्टा बी डिवाइड बाय बी, ये आपकी लेटरल स्ट्रेन हो गई एप्सिलॉन पी. और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कितनी हो गई? ट्यूडिनल स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय इनिशियल लेंथ. ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो एप्सिलॉन टी डिवाइड बाय एप्सिलॉन एल इज कांस्टेंट एंड इट इज नोन एज द पॉइजन रेशियो. तो यहाँ माइनस साइन पहले ही लगा लेते हैं. ठीक है, तो दिस इज द पॉइजन रेशियो, द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू longitudinal strain when it is subjected to longitudinal strain या longitudinal load. ठीक है, नोट वेरी इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट है. द पॉइजन रेशियो वेरी बिटवीन द 0.25 to 0.35 फॉर मोस्ट ऑफ द इलास्टिक मटेरियल और द मेटल्स. तो पॉइजन रेशियो की वैल्यू वो आएगी
तो लगभग में 0.25 से लेके 0.35 के बीच में आएगी। देयर आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर प्लास्टिक मटेरियल द पॉइजन रेशियो 0.5। जितने भी प्लास्टिक मटेरियल हैं उनके लिए पॉइजन रेशियो 0.5 होता है। एंड कॉर्क एंड चॉक पॉइजन रेशियो 0। कॉर्क और चॉक के लिए पॉइजन रेशियो 0 होता है। द पॉइजन रेशियो इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज नेवर नेगेटिव। तो पहले ही माइनस साइन हमने लगा लिया है, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक चीज और पॉइजन रेशियो में आप समझ लें तो पॉइजन रेशियो म्यू इज इक्वल टू माइनस लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाई लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। यानी कि हमें अगर लेटरल स्ट्रेन निकालना है तो दैट इज इक्वल टू माइनस पॉइजन रेशियो इनटू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, तो लेटरल स्ट्रेन एप्सिलॉन टी इज इक्वल टू हो गया माइनस म्यू। अब स्ट्रेन क्या होता है, सिग्मा डिवाइड बाई ई। अगर कोई कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट पे मैंने लोड लगाया P, और लोड P की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप हुई दैट इज द सिग्मा। तो स्ट्रेन कितनी होगी लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल, सिग्मा डिवाइड बाई ई। अब कोई पूछे लेटरल कितनी हो गई, तो माइनस म्यू सिग्मा डिवाइड बाई ई। अगर मैंने अदर डायरेक्शन में लोड नहीं लगाया है तो ये सिंपल कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पॉइजन रेशियो के से रिलेटेड समझ लेने चाहिए। फिर हम नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। टू डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम। अगर टू डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम है, फॉर एग्जांपल कोई कंपोनेंट है इस तरह से, ठीक है, सॉरी ये स्टेट होगा मतलब, ठीक है। तो मान लिया ये इसकी एक्स डायरेक्शन है, दिस इज द वाई डायरेक्शन एंड दिस इज द जेड डायरेक्शन, दीज आर थ्री डायरेक्शन। तो टू डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम का मतलब है द स्ट्रेस इज प्रेजेंट इन द टू डायरेक्शन, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, बट द सिग्मा जेड इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा टू डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम। तो अगर मैंने सिग्मा एक्स डायरेक्शन में सिग्मा एक्स स्ट्रेस लगी है, वाई डायरेक्शन में सिग्मा वाई लगी है, बस जेड डायरेक्शन में कोई स्ट्रेस नहीं है, तो उस कंडीशन में अगर मुझे एप्सिलॉन एक्स निकालना है तो कितना होगा हमारा, तो सिंपल सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई ई। ठीक है, आप इसे कैसे लिखेंगे, माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई ई। ये याद रखें, सिग्मा वाई बाई ई, इस तरह से आप लिखेंगे इसे, ये ध्यान रखें। अगर आपको एप्सिलॉन वाई लिखना है तो सिग्मा वाई बाई ई लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन ड्यू टू सिग्मा वाई माइनस लेटरल स्ट्रेन ड्यू टू सिग्मा एक्स, ये याद रखें। ठीक, और एप्सिलॉन जेड आप कैसे लिखेंगे, सिग्मा जेड इज इक्वल टू सिग्मा जेड बाई ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई ई। ठीक है, सिग्मा जेड तो आपका 0 हो गया, तो एप्सिलॉन जेड इज इक्वल टू माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाई ई प्लस सिग्मा वाई बाई ई। और इसे एप्सिलॉन जेड को ऐसे लिख सकते हैं, माइनस म्यू डिवाइड बाई ई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। याद रखना एकदम। तो आपने एक चीज देखी कि इन द केस ऑफ टू डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम, सिग्मा एक्स रहेगा, सिग्मा वाई रहेगा, लेकिन सिग्मा जेड 0 रहेगा, बट स्ट्रेन तीनों डायरेक्शन में प्रेजेंट रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये कई बार ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट गेट वगैरह वाईएस वगैरह में आया है कि व्हाट इज द टू डायमेंशनल सिस्टम, और इस तरह से चार ऑप्शंस दे देंगे। तो सिग्मा एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, सिग्मा जेड एक्स इज नॉट इक्वल टू, सिग्मा वाई इज नॉट इक्वल टू 0, बस सिग्मा जेड इज इक्वल टू 0। एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई एप्सिलॉन जेड इज नॉट इक्वल टू 0।
तो स्ट्रेन तीनों में प्रेजेंट रहेगी लेकिन स्ट्रेस दो में प्रेजेंट रहेगी। इस डेरिवेशन को थोड़ा सा हम आगे और बढ़ाते हैं तो आप देखें कि हमारे पास एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल टू है सिग्मा एक्स बाई ई, ठीक है, माइनस सिग्मा बाई ई, और यहाँ है एप्सिलॉन बाई इज इक्वल टू सिग्मा बाई बाई ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाई ई, ठीक है। पहली इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन में सिग्मा बाई से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें जरा, तो म्यू सिग्मा बाई इज इक्वल टू म्यू सिग्मा, सॉरी, म्यू एप्सिलॉन बाई इज इक्वल टू म्यू सिग्मा बाई बाई ई माइनस म्यू स्क्वायर सिग्मा एक्स बाई ई। अब इक्वेशन 1 और सेकंड को ऐड कर दें, तो 1 प्लस म्यू इंटू एप्सिलॉन बाई इज इक्वल टू, इससे ये कैंसिल आउट, और सिग्मा एक्स बाई ई 1 माइनस म्यू स्क्वायर। तो सिग्मा बाई कितना हो गया, गलत हो गया, ये गलत हो गया, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, तो एप्सिलॉन एक्स प्लस म्यू एप्सिलॉन बाई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई ई 1 माइनस म्यू स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ से देखते हैं सिग्मा एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू ई अपॉन 1 माइनस म्यू स्क्वायर एप्सिलॉन एक्स प्लस म्यू एप्सिलॉन बाई। तो ये आप दो फॉर्मूले डायरेक्ट याद रख सकते हैं। अगर आपको एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन बाई नॉन है और सिग्मा एक्स निकालना है तो आप सिंपल लिखें ई अपॉन 1 माइनस म्यू स्क्वायर। जब सिग्मा एक्स निकालना है तो एप्सिलॉन एक्स प्लस म्यू एप्सिलॉन बाई, और जब आपको सिग्मा बाई लिखना है तो ई अपॉन 1 माइनस म्यू स्क्वायर एप्सिलॉन बाई प्लस म्यू एप्सिलॉन एक्स, और सिग्मा जेड आपका 0 हो गया। तो इफ यू नो द स्ट्रेन इन two dimensions, then you can determine the sigma x sigma y. Okay, so this is the very important. In the case of three-dimensional stress, so if we applying the stress in the three dimensions, sigma 3, sigma 1 or sigma 2, ठीक है, then how much strain occur in all the three dimensions? तो epsilon 1 is equal to sigma 1 by e minus mu sigma 2 by e minus mu sigma 3 by e, epsilon 2 is equal to sigma 2 by e minus mu sigma 1 by e minus mu sigma 3 by e, सिंपल लिखना है। और epsilon 3 is equal to आप लिखेंगे तो sigma 3 by e minus mu sigma 1 by e 1 by e minus mu sigma 2 by e। सिंपल इस तरह से आप स्ट्रेन लिख सकते हैं, ठीक है। तीन डायमेंशन में स्ट्रेस स्ट्रेन आपको निकलनी है तो आप लिख सकते हैं। नाउ न्यूमेरिकल किस तरीके से आता है, न्यूमेरिकल ये आता है कि इफ यू आर अप्लाइंग द स्ट्रेस इन द थ्री डायमेंशंस, द हाउ मच वॉल्यूम इज चेंज्ड, वॉल्यूम में कितना चेंज आया। तो वॉल्यूम में चेंज आप तभी निकाल सकते हैं जब आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालें। तो द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या, ए बी सी डायमेंशन है तो वॉल्यूम क्या होगा ए बी सी। लॉग लेके देखें, लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी लॉग सी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें तो 1 बाई बी डी बी प्लस 1 बाई ए डी ए प्लस 1 बाई बी, सॉरी 1 बाई बी इंटू डी बी प्लस 1 बाई सी इंटू डी सी। तो डी बी बाई बी इज इक्वल टू डी ए बाई ए प्लस डी बी बाई बी प्लस डी सी बाई सी, ये हमारी इक्वेशन आ गई। डी ए बाई डी ए क्या है, स्ट्रेन इन ए डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन ए की है। डी बी बाई बी क्या है, स्ट्रेन इन बी डायरेक्शंस। डी सी बाई सी क्या है, स्ट्रेन इन थर्ड डायरेक्शन, ठीक है।
तो इसका मतलब है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसका मतलब ये हुआ dV बाई V क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसका मतलब हुआ एप्सिलॉन बी इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 3। सिंपल है। अब हम सब डायमेंशंस निकाल चुके हैं, एप्सिलॉन 1 निकाल चुके हैं, सबकी वैल्यू पुट करते हैं। एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 बाई ई माइनस म्यू सिग्मा 2 बाई ई माइनस म्यू सिग्मा 3 बाई ई प्लस सिग्मा 2 बाई ई माइनस म्यू सिग्मा 1 बाई ई माइनस म्यू सिग्मा 3 बाई ई प्लस सिग्मा 3 बाई ई माइनस म्यू सिग्मा 1 बाई ई माइनस म्यू सिग्मा 2 बाई ई। अब सिग्मा 1 को अलग कर लो, तो एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 बाई ई माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 बाई ई। ठीक है, इसी तरह से आएगा सिग्मा 2 बाई ई माइनस 2 म्यू सिग्मा 2 बाई ई प्लस सिग्मा 3 बाई ई एप्सिलॉन बी इज इक्वल टू सिग्मा 1 बाई ई एप्सिलॉन बी इज इक्वल टू 1 माइनस 2 म्यू डिवाइड बाई ई 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या आ गई आपकी, 1 माइनस 2 म्यू डिवाइड बाई ई सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3। कभी कभार क्वेश्चन आता है, अब आपको चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, चेंज इन वॉल्यूम। तो dV बाई V हमने क्या बताया, एप्सिलॉन बी, तो चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू एप्सिलॉन बी इंटू बी। तो dV इज इक्वल टू एप्सिलॉन बी, वॉल्यूम क्या है ए बी इंटू सी। तो अगर मुझे चेंज इन वॉल्यूम निकालना है तो मैं इसमें ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा 1 माइनस 2 म्यू डिवाइड बाई ई सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 ए बी सी। ओके, ये सॉल्व हो गया। अब अगर किसी न्यूमेरिकल में ये कहता है कि फाइंड द पॉइजन रेशियो या व्हाट इज द पॉइजन रेशियो, फाइंड द पॉइजन रेशियो इफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू 0। या ठीक है, तो इफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू 0 तो 1 माइनस 2 म्यू डिवाइड बाई ई सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 इज इक्वल टू 0। तो 1 माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू 0 यानी कि म्यू इज इक्वल टू 0.5। इसका मतलब द मटेरियल विच हैज द नो वॉल्यूमेट्रिक चेंज, देयर इज नो वॉल्यूम चेंज, अगर उनका पॉइजन रेशियो कितना होगा 0.5। ऐसे मटेरियल कौन से हैं, ऐसे मटेरियल, दीज मटेरियल्स आर द प्लास्टिक मटेरियल विच हैज नो वॉल्यूम चेंज। तो इस तरह से ये सिंपल स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट था जो आपने समझा, जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ फॉर प्लास्टिक मटेरियल में इक्वल टू 0.5 एंड फॉर अदर मटेरियल्स द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो इज 0.25 टू लेस देन इक्वल टू 0.34, लेस देन इक्वल टू। जितने भी इलास्टिक मटेरियल हैं उनकी वैल्यू पॉइजन रेशियो की मोस्ट ऑफ द मटेरियल की इसके बीच में आएगी। If the material is zero elasticity like cork and other material, these have the zero Poisson ratio. It means no change occur in lateral dimensions. अगर चौक है आप उस पर लोड अप्लाई करें तो इस डायरेक्शन में जीरो लेटरल स्ट्रेन रहेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेन से रिलेटेड सिंपल कॉन्सेप्ट था जो कि समझ लिया। इसके न्यूमेरिकल जो है आप अगर चाहें तो कुछ न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।